दोस्तों नमस्कार। आप सभी का शाश्वत मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वाराणसी जनपद के जगन्नाथपुर गांव में जन्मे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा भारतेंदु नाट्य अकादमी से उच्च शिक्षा प्राप्त कर श्री विजय पंडित जी रंगकर्म के साथ साथ टीवी धारावाहिक, फिल्म, लेखक, निर्देशन का कार्य निरंतर कर रहे हैं। रंग विमर्श में आज हम मुलाकात करेंगे विजय पंडित जी से। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं मुंबई और आमंत्रित करते हैं विजय पंडित जी को। जी नमस्कार। जी आप सभी आपका को बहुत बहुत नमस्कार। जी स्वागत है आपका। और मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आपका बहुत अनुभव रहा है नाटकों के निर्देशन में, नाटकों के मंचों पे, लेखन पे। तो आपकी रंग यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको आभार व्यक्त करता हूं कि जी आपने मुझे स्मरण किया और इस मंच पर आमंत्रित किया। तो बहुत ही दिग्गज लोग इस पे आ चुके हैं। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी याद करके आपने ये सम्मान मुझे दिया, उसके लिए मैं जी आभार व्यक्त करता हूं। बेसिकली क्या है कि मंचन की शुरुआत तो आप कहेंगे तो उसकी जो उत्स है, उसका जो बीज है, जी जहां आपकी वाता पृष्ठभूमि होती है, जहां पे आप पैदा होते हैं, जी उसकी जो सराउंडिंग है, उसके जो तत्व हैं, उसके जो जी लोक तत्व हैं, जी आ, वो वो सब सपोर्ट करते हैं आपके किसी भी जो जीवन की प्रक्रिया होती है, जो जीवन जी का एक जो लक्ष्य का जो चयन होता है, उसको जो है क्या कहते हैं बनाने में। जी। कुछ आप मेरी आवाज साफ आ रही कुछ? हाँ, बहुत साफ आ रही है। अच्छा। जी तो मैं मूलतः गांव में पैदा हुआ था। जी तो नाटक क्या होता है ये तो पता नहीं था मुझे, लेकिन जी मुझे याद है कि मेरी बड़ी बहन की शादी थी जी और शादी में मैं छोटा था। मुझे लगता था कि मुझे याद है कि शायद मैं 10 साल का रहा होगा, 8-9 साल का होगा। तो उसमें रात में जो मनोरंजन के लिए वहां से नौटंकी आई थी। जी तो नौटंकी आई थी तो ये मेरा पहला साक्षात्कार था किसी भी मंच जी के दृश्य दृश्य बंध से, मतलब कि वो देखने का। और उस जी नौटंकी को मैं रात भर बैठ के देखता रह गया। और यहाँ पे माने कि मेरी ढूंढाई हो गई। एक समय जरूरत पड़ती है जबकि एक परछन जैसा शब्द होता है कि जी बहन को जो है क्या कहते हैं उसको किया जाता है, जिसमें जी भाई की आवश्यकता पड़ती थी। जी और जी सबसे बड़ा रीति भाई मैं रिवाज था। है। जी रीति रिवाज है जिसमें जी कि उसमें जी लावा डाला जाता है। तो मेरी जी जी ढूंढाई हो रही है, मैं वहां पे नौटंकी देख रहा हूँ। जी तो वो किसी ढंग से मुझे ढूंढ ढाड़ करके पकड़ के लाया गया और मैं करके उसके बाद फिर मैं चला गया, क्योंकि अभी उसका एंड बाकी था। मतलब कि उसमें जी बड़ा क्लाइमेक्स क्लाइमेक्स होना बाकी था। तो फिर मैं वहां चला गया और रात भर बिना जी खाना खाए तो वो मेरा एक पहला अनुभव था रंगमंच पर कुछ घटित होते हुए देखने का। जी उसके बाद जो है फिर एक थोड़ी सी आदत सी हो गई। और जहां जी जहां पे भी नौटंकी का वो सुनाई पड़ता था, नकारा जो सुनाई पड़ता था, तो जी फिर वहां पे रात में फिर वो पलायन होता था। रात में जी पलायन होकर के वहां पे पहुंचना और पहुंच करके फिर रात भर देखना। और फिर मतलब कि तो ये जो एक लोक तत्व की जो समृद्धि हुई अपने व्यक्तित्व में बचपन से ही, जी और जी वही चीज भविष्य में मतलब कि मुझे लगता है कि एक आधार बना, एक मेरे जी लिए एक सीढ़ी बनी कि इसको माने कि मैं ग्रहण कर सका। और ग्रहण करके अपने मुझे लगा कि कुछ ऐसे करूं। उसके साथ ही साथ दूसरी चीज ये थी कि रेडियो गांव में होता था और कई कार्यक्रम आते थे उसमें। जी विनोद रस्तोगी जी का कार्यक्रम आया करता था। जी तो थोड़ा सा मैं और बड़ा तो मुंशी इतवारी लाल, जी तो मुंशी इतवारी लाल का सुनना और उधर नौटंकी का देखना। उसके बाद जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैं आया पढ़ने के लिए, तो दोनों ही मानो कि वो हुआ कि जहाँ पे रस्तोगी जी दारागंज में रहते थे तो वहां पे उनसे जाके मिलना हुआ।
जी और उसके बाद फिर एक बार क्या हुआ था कि एक पोस्टर था कहीं पे लगा हुआ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आ रहा था, तो रास्ते में एक पोस्टर पोस्टर चिपका हुआ था, जी और वो प्ले था शायद अफसोस हम न होंगे, ऐसा लिखा हुआ था उसमें। जी तो अफसोस हम न होंगे, तो मुझे लगा कि ये फिल्म का पोस्टर नहीं है, और ये है, इसमें नाम है, एक लक्ष्मीकांत पांडे जी का नाम था उसमें। तो वो उसमें रोल कर रहे थे। बाय द वे, जहाँ पे मैं रहता था उस पास में वो रहते थे, किसी ने बताया कि वही लक्ष्मीकांत पांडे हैं। तो मैं जाके पांडे जी से मिला, और ये पता चला कि वो उसमें वो रोल कर रहे हैं। अफसोस हम लोगों के एक नाटक है, हम्म। और वो नाटक जो है, रंग शिल्पी एक संस्था थी, तो जी रंग शिल्पी संस्था में अफसोस हम लोगों के प्ले हो रहा था। तो उसको मैंने कहा कि मैं, आप जहाँ जाते हैं करने के लिए मुझे भी ले चलिए। तो जी मुझे ले गए। मैं साइकिल से जाता था। एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में उसका रिहर्सल चलता था। अवधेश चंद्रा जी जी उसके निर्देशक थे। और ये बाद में ये नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ था, हाय मेरा दिल करके, जी जिसको कि क्या कहते हैं, यहाँ पे दिनेश ठाकुर ने 1000 से ज्यादा मंचन किए हैं। अ, तो वही उनकी पत्नी कर रही हैं। तो जी अफसोस जी हम न होंगे का देखना, और उसके पूर्वाभ्यास में, मतलब कि उसमें अपने को शरीक करना, और वहां से एक जो है, उधर नौटंकी की पृष्ठभूमि, विनोद रस्तोगी जी का रेडियो का मुंशी तिवारी लाल, ये तीनों जी का जो समावेश हुआ, तो ये मैंने तय कर लिया कि कुछ यही सब खुराफात करनी है कुछ। क्योंकि क्या है कि बहुत, मैं शहर से था नहीं, गांव से था। तो एक गांव का जो भी एक लड़का आता है तो उसका एक संकोच होता है, जी किसी चीज में इन्वॉल्व होने का, करने का, और सब चीज को एक बिल्कुल वैसे देखता है, एक चमत्कृत ढंग से देखता है कि अरे क्या चमत्कार हो रहा है, अरे ये है, वो है, सकुचाता है, उसमें इन्वॉल्व होने में जी डरता है। तो काफी जी समय तो लग गया कि उसमें लोगों में इन्वॉल्व होने। तो जी वहीं से मेरी यात्रा शुरू हो गई। तो पहला नाटक वही था, अवधेश चंद्रा जी ने किया था, और जी उसमें अफसोस हम लोग होंगे मैंने देखा था। और उसके बाद उनका जो दूसरा नाटक था, क्या यह सच है बापू, जी क्या यह सच है बापू, और ये नाटक था। इसमें बहुत अच्छा कंसीव किया था। ये नाटक लिखा हुआ था, बलराज साहनी जी का लिखा हुआ था, भीष्म साहनी जी जी के भाई साहब, जो कि बहुत जी जी प्रसिद्ध अभिनेता हुए बाद में। तो क्या है सच है बापू का जो ये था, कंटेंट था, और यही था कि यहाँ से गांधी जाते हैं, यानी कि सबकी मृत्यु हो चुकी है, भगत सिंह हैं, आजाद हैं, तमाम जो नेहरू हैं, स्वाधीनता सेनानी हैं, जी जो कि देश के लिए उन्होंने जो कि बलिदान दिया, या देश के लिए जो आजादी की लड़ाई के लिए जिन्होंने काम किया, वो स्वर्ग में हैं, और जी उस लोक में है। अब जो भी स्वर्ग में है, जिस लोक की कल्पना कीजिए, और वहां जी पे वो लोग जो है क्या कहते हैं, हिंदुस्तान में अब क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में जो घटित हो रहा है उसकी पृष्ठभूमि क्या है, ये जो जी ये वैमनस्यता है, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के आपस में जो क्या कहते हैं, एक दुश्मनी है, तमाम जी ऐसे मुद्दे हैं जो कि उस जी समय की, मुझे लगता है कि ये 70 के दशक की बात है, 70-80 दशक की बात है जो उन्होंने लिखा होगा वो। तो वो जी मुद्दे एक बार फिर से प्रबल हो रहे थे। जी तो वो कंटेंट था। तो उस कंटेंट का ये प्रभाव पड़ा, दो चीजें हुआ कि एक तो नाटक को मैं जानने लगा, और नाटक को जी जानने के साथ साथ नाटक में शक्ति कितनी होती है, जी उसका प्रभावोत्पादन कितना होता है, उस प्रभाव को मैं महसूस करने लगा। क्योंकि क्या यह सच है बापू का जो क्या कहते कथ्य है, अपने आप जी में ही किसी को भी हिलाने वाला है, कि आदमी को ये समझ में आना चाहिए कि सबसे बड़ी बात इंसानियत की होती है, किसी धर्म, बिल्कुल जाति और मजहब की बात नहीं होती। तो मेरे अंदर मतलब दो तीन चीजों का एक क्या कहते हैं वो हुआ, पृष्ठभूमि जो मेरी रही, जी क्या है सच है बापू की कंटेंट का, जी और क्या कहते हैं अवधेश चंद्रा जी के निर्देशन का, और लोक नाट्य नौटंकी जो गांव में जो है क्या कहते हैं मैंने देखी, उसके साथ में विनोद रस्तोगी जी का जो जी मुंशी तिवारी रहता है, तो ये सब मिला करके
नाटकों की ओर जाने का एक मुझे एक सिलसिला शुरू हो गया था। जी बिल्कुल। हमसे विजय जी, बबीता पांडे जी जुड़ी हैं। नीता जी आपको उपस्थिति अपनी बता रही हैं। आपका, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अखिल द्विवेदी, अनिल रंजन भौमिक दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय मुखर्जी जी भी जुड़े हैं, आपका स्वागत है। रविंद्र जी, एनके पंत जी, सत्या रंजन जी उड़ीसा से जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विमल तन्हा जी, आलोक रस्तोगी जी भी जुड़े हैं और वो आपको सुन रहे हैं। अब मेरा प्रश्न ये है कि आपने करीब 20 नाटकों का निर्देशन किया है और कई नाटकों का लेखन भी किया है। तो सबसे पहले हम निर्देशन के बारे में जानना चाहेंगे। अ, तो वहां पे मैं नाटक, फिर उसके बाद हम जुड़े, जो है क्या कहते हैं, जी समयांतर समयांतर संस्था थी। जी, और समयांतर जी। वहां पे एक, हाँ, समयांतर से, तो वहां पे नाटक नहीं हो पाया, तो कुछ पूर्वाभ्यास वगैरह हम लोग चलता। अनिल अनिल जी थे वहां पे, राकेश वर्मा जी थे, और भी तमाम लोग थे। जी और अजित पुष्कर जी से मेरा जुड़ा हुआ था, तो उसमें जी उनका एक नाटक था राजा की मुहर। राजा की जी मुहर को ये यहाँ पे टाइगर्स क्लब करके था, निशांत सक्सेना जी थे। जी तो उनके मंच से वो मंचन हो रहा था, तो उसमें मैंने रोल भी किया था। और जी उस नाटक का कई जगहों पे मंचन हुआ। और शामुद्दीन थे, शामुद्दीन जो है उसमें थे, ऑडिटोरियम, उसमें क्या कहते हैं, जो आनंद भवन में प्लेनेटेरियम है, जी उसमें उन्होंने उसको डायरेक्ट किया था। जी तो धीरे धीरे क्या, अब फिर मैंने अनिल रंजन भौमिक जी के कामों को देखा। मुझे याद है कि उनका मध्यम व्यायोग भौमिक जी का मैंने देखा था। जी वो क्या कहते हैं, रेलवे क्लब में कहीं पे हुआ था। जी तो वो पूरा एक अलग पूरा शैली का नाटक था। जी, जी। रेलवे के कोरल क्लब में नाटक हुआ करते थे। जी हाँ हाँ, तो वो जी शायद वही हुआ था, बहुत समय पहले की बात जी है। तो मध्यम व्यायोग जो है एक अलग शैली की, मैंने कि क्या था, प्रोसीनियम से हट करके पहली बार मैंने नाटक देखा था वो। जी कि प्रोसीनियम में तो मैंने किया कि ठीक है, क्या है शशि बापू किया, अफसोस हम न हो गई हमने देखा। उसके बाद क्या कहते हैं कि राजा की मोहर किया हम लोगों ने। लेकिन ये है कि मध्यम व्यायोग को देखना एक अलग अनुभव था। और वो जी क्या कहते हैं, सबको बिल्कुल पंक्ति उसमें बैठाया गया था, और भौमिक दादा ने बैठाया था। उसके बाद वो एक अद्भुत अनुभव था, एक अलग अनुभव था। तब उस समय बादल सरकार जी को मैं जानता नहीं जी कि मतलब कि थर्ड थिएटर क्या होता है और ये कौन सी किस शैली का नाटक है, लेकिन एक चमत्कृत करता था। तो कहने मतलब यह है कि ये जो बहुत से जो रंग संस्कार थे, वो भारतेंद्र नाट्य अकादमी में जाने के पहले जी इलाहाबाद में मुझे उस ढंग से देखकर, या उसमें कुछ नाटक करके, अभिनेता नहीं बनना चाहता था कभी, वो क्या कहते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रसंग आया था, मैं अभिनय भी कर लिया था क्या है सच बापू में। और किन्हीं जी कारणों से क्या कहते हैं, उसमें शहीद भगत सिंह का एक रोल था। और क्या कहते हैं, वो नहीं हो पाया था, वो एक्टर नहीं आ पाए थे, तो उसको मैंने किया था। उदय जी ने कहा कि आप उसको कीजिए, तो मैंने किया था। और वो तो एक ढंग से क्या कहते हैं, जैसे कि किसी को होता ना कि अपहरण करके ले जा करके मंच पर खड़ा कर देना। और जी तो तो उस ढंग से, खैर, वो किसी तरह से कांपते कांपते और डायलॉग बोलते हुए वो नाटक मैंने कर लिया था। और उसके बाद मैंने समझ गया कि ये अभिनय का मेरा मामला नहीं है। मेरा मामला दो हो सकता है, या तो निर्देशन का मामला हो सकता है, या तो लेखन का मामला हो सकता है। तो उन दोनों में मेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ। और उसके बाद फिर भारतीय नाट्य अकेडमी में मैं आया, और ये 88 की बात है। और भारतीय नाट्य अकादमी में एक जो बड़ा अनुभव रहा, जी जो कि नाटक को देखने, नाटक को करने, जी और नाटक के बारे में सोचने का एक नजरिया ही था। मुझे एक जो विस्तार दिया, वो राज बिसारिया सर ने। जी उनका एक ही नाटक उसमें हम लोगों को करने का, मुझे करने का मौका मिला था, और भी लोगों को जो हमारे बैच के थे। जूलियस सीजर था। और जूलियस जी सीजर नाटक के करने की प्रक्रिया में मैं समझता हूं कि जो लोग भी इन्वॉल्व थे उसमें उसमें मतलब कि फर्स्ट ईयर का बैच था, सेकेंड ईयर का बैच था, उसके साथ साथ
रिपेटरी कंपनी बनी थी भारतीय नाट्य अकेडमी की, तो उसमें वो भी एक वो थे, तो काफी लोग थे, करीब मंच जी पे 30-40 लोग थे, मंच पे एक साथ 30-40 लोग, 30-40 लोगों जी को करीब जो है क्या कहते हैं उनको निर्देशित करना, और उसकी भव्य जी प्रस्तुति, और शेक्सपियर को समझना, और उसके साथ जी साथ बिसारिया सर को समझना, ये मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। मतलब कि उसी से मैं अपने को समृद्ध पाता हूँ कि अगर उस नाटक में मैं इन्वॉल्व न होता, न करता, एक छोटे छोटे जी रोल भी थे हम लोगों के, तो संभवतः वो दृष्टि न मिलती नाटक को देखने की, समझने की, करने की। ये अलग बात है कि बाद में आपकी जो वो क्या कहते हैं जो चिंतन है, और जो आपके नाटकों के विषय में जो आपका चयन है, जी नाटकों विषय में जो आपकी आपकी जो सिद्धांत हैं, आपके सोच हैं, आपके जो विमर्श है, आपकी जो क्या कहते हैं परिभाषाएं हैं, वो सब आप बाद में तय करते हैं। क्योंकि बिल्कुल नाटक को मात्र मात्र आप मनोरंजन की बात नहीं कर सकते कि मनोरंजन के लिए ही नाटक है। नाटक एक बहुत बड़ा अस्त्र भी हो जाता है। तो ये चीजें तो बाद में होती हैं, लेकिन ये है कि बिसारिया सर के उससे तो ये लगने लगा था कि हमें भी आ, सीखने के बाद बाहर जाकर के निर्देशन करना चाहिए। जी हालांकि हालांकि भारतीय नाट्य अकादमी के आने के पहले एक मैंने प्ले किया था, उसका नाम था दर्शन लाभ, एक छोटा सा नाटक था, दर्शन लाभ। जी और वो उस समय उसमें स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से मैं जुड़ा हुआ था, एसएफआई से, और उनका एक बड़ा सम्मेलन था। और वो क्या कहते हैं सिविल लाइन में पार्क है जो शायद बहुगुणा जी के नाम से बन गया है। तो जी बगड़ा उस जी पार्क में, हाँ हाँ, तो उस पार्क में एक बड़ा सम्मेलन था, करीब कई हजार लोग आए थे। जी तो वहां पे क्या कहते हैं कि ये हुआ था कि आप एक नाटक कीजिएगा, तो दर्शन लाभ मैंने निर्देशित किया था। उसमें 4-5 जी लोगों का, ये करीब मुझे लगता है कि 45 मिनट का नाटक था ये। और जी तो बाद में जब भारतीय नाट्य अकेडमी पहुंचने के बाद लगने लगा कि वो तो मैंने क्या किया था, खिलवाड़ किया था, वो तो निर्देशन नहीं था। जी तो लेकिन क्या है कि एक आत्मविश्वास बनता है, आप एक छोटा भी काम करते हैं, आप एक अनगढ़ भी जी काम करते हैं, तो आप अगर करते जाते हैं तो आपको आत्मविश्वास वो देता है, और बाद में आप बिल्कुल उसी से समृद्ध होते हैं। और फिर उसके बाद निकलने के बाद, भारतीय नाट्य अकादमी से निकलने के बाद, फिर मैं कार्य क्षेत्र मेरा मेरी पत्नी की पोस्टिंग वहां पे थी, उन्नाव में थी, तो कार्य जी क्षेत्र उन्नाव बना। और वहां पे फिर मैंने नाटक, एक संस्था थी वहां पे, वो नाट्य शिल्पी करके, और मैं गया था। तो उसमें नाट्य शिल्पी के जो वो थे रविंद्र कमल जी, उन्होंने अरविंद कमल जी, उन्होंने मुझे एंगेज किया कि आप मेरे लिए एक नाटक निर्देशित कीजिए। तो जी फिर वो नाटक को निर्देशन का सिलसिला शुरू हुआ। तो मुझे लगता है कि मुझे याद है कि एक अमीबा उनके लिए किया था, एक छोटा जी वैसा नाटक था। और उसके बाद उनकी मौत करके था। फिर उसके बाद अलग हट करके फिर हमारी एक संस्था बनी अनुष्ठान करके, फिर मैं सफदर हाशमी का राजा का बाजा एक वो था, हालांकि नुक्कड़ शैली में जी था, लेकिन उसको प्रोसीनियम नुक्कड़ दोनों जगह उसको ट्रांसपोर्ट कर लेते थे, कभी प्रोसीनियम में ले जाते थे, कभी नुक्कड़ में ले जाते थे, क्योंकि सफदर जी हाशमी के सिद्धांतों से मैं बहुत वो था। तो फिर जी उसके बाद के जो भी नाटक हुए, कमोबेश दो चीजों को ध्यान में मैं रख के किया कि एक जो आ, एक तो चीजें प्रगतिशील हो, जो कथ्य वो बिल्कुल प्रगतिशील हो, प्रगतिशीलता हो। और नंबर दो, वो माने कि जनता के लिए हो, जनता के जी दुख दर्द की बात करे। मैं उसके कथ्य के लिए ज्यादा था, शिल्प के मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। लेकिन क्या है कि कथ्य मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी डर लगता है कि शिल्प की अतिरेकता में कहीं ऐसा ना हो कि कथ्य जो है हमारा जो है खो जाए। तो उस बिल्कुल भय से मैं अपने को मुक्त रखना चाहता था। जो भी जी नाटक हुए उसमें फिर बकरी किया, और उसके बाद अंधेर नगरी किया, एक बच्चों का नाटक था नौटंकी शैली में, लाख की नाक किया, और दो पैसे की जन्नत किया। तो इस ढंग से ऐसे कई नाटक थे जो कि हमारी जो बात है, कबेरा खड़ा जी बाजार में किया। और तो हमारी जो बात है वो लोगों तक पहुंचे। तो ये बिल्कुल मेरी कोशिश रही, इसी तरह निर्देशन का सिलसिला शुरू हुआ। जी विजय जी, आपने लोक नाटकों पर भी कार्य किया है, तो मैं जानना चाहूंगी कि लोक नाटकों पे कौन से कार्य किए हैं आपने।
मैंने आपसे बताया था जैसे गांव में जो नौटंकी को देखने की बात जी हुई थी, और उसके बाद यहाँ पे जब लखनऊ में आया तो उर्मिल थपलियाल जी उससे बहुत जुड़े हुए थे। माने कि वो तो विशेषज्ञ है, नौटंकी के विशेषज्ञ हैं, उनके कुछ कामों जी को मैंने देखा। और जी उसके बाद जो ये आपका उन्नाव का क्षेत्र है, बैसवाड़ा का क्षेत्र है, जी तो वो जी उसमें भी बहुत से माने कि जैसे आल्हा है वहाँ का बहुत ही प्रमुख गायन लोग, गाथा गायन आल्हा है। उसके साथ हम्म, नौटंकी भी बहुतायत में वहाँ पे होता रहता है। और वहाँ पे काका बैसवारी नाम के बड़े प्रसिद्ध कवि थे, और वो जी नौटंकी में काफी कई आलेख थे उनके, तो वो मेरे पास मिलने के लिए आते थे काका बैसवारी जी। जी तो उसके साथ उसके बाद क्या कहते हैं कि कानपुर में गुलाबबाई जी का परिवार है, और उनकी बेटियां आशा रानी मधु अग्रवाल हैं, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ था। तो उनके परिवार से मैं जुड़ा, और यहाँ तक कि उनकी कुछ प्रस्तुतियों में मैं इन्वॉल्व रहा, मतलब कि उसको जी सीधे सीधे देखने का, करने का, और उसको मैं महसूस किया कि चीजें कैसे होती हैं। और फिर जो मैंने बच्चों की एक वो की थी, वो कार्यशाला की थी, उसमें लाख की नाक और अंधेर नगरी मैंने किया था, संगीत नाटक अकेडमी ने उसको स्पॉन्सर किया था, तो उन्नाव में ही। तो उसमें मैंने लाख की नाक में उन नौटंकी के उन कलाकारों को, जो नकारा और हारमोनियम और नाल वाले कलाकार थे, उनको मैंने कानपुर से बुलवाया था। गुलाब जी गुलाब बाई जी की टीम में वो काम करते थे। जी तो उनके साथ काम करने का अनुभव रहा। तो धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सशक्त विधा है, तो इसको भी लेकर के चलना चाहिए। और फिर इलाहाबाद में जब भी मैं जाता था, मैंने किसी और में बताया था कि दारागंज में मेरी ससुराल है, तो पड़ोस में जो है विनोद जी रस्तोगी जी रहते थे, तो उनसे मिलने जाया करता था। तो उनकी नौटंकियों को भी मैंने काफी देखा, उसमें जो है उन्होंने लिखा था वो, तो उनसे भी जी बातचीत होती थी। तो वो मुझे अपना सा लगने लगा। अपना इसलिए लगने लगा कि चूंकि गांव की पृष्ठभूमि के कारण आप जब आप जिस पृष्ठभूमि में आते हैं उसमें सहज महसूस करते हैं। तो जी लोक नाट्यों में को आप मैंने आल्हा का भी प्रयोग किया, कुछ नाटकों में मैंने आल्हा का भी प्रयोग किया। लोक नाटकों से मैं अपने को बड़े सहज महसूस करता, बनस्पत की हम वेस्टर्न बहुत से स्क्रिप्ट हैं, मैं बहुत सहज नहीं महसूस कर पाता हूँ। जी शौकवश भी नहीं कर पाता हूँ कि उस स्क्रिप्ट को किया जाए, हालांकि ये मेरी कमजोरी हो सकती है। तो जी उसी से वैसे फिर जुड़ा हुआ। फिर उसके बाद बकरी भी जो नाटक था उसमें पूरी तरह माने कि सर्वश्रेष्ठ सक्सेना ने काफी उसमें छंदों का प्रयोग किया है नौटंकी के। तो वो जी पूरे कानपुर की जो टीम थी, जो जो कलाकार थे, उनके साथ मिल करके और बकरी की काफी शो किए मैंने। मैंने कम से कम जी कुछ नहीं तो 20-25 शो किए। और फिर मैं क्या कहते हैं, बुंदेलखंड में कृष्ण मोहन सक्सेना जी थे, उन्होंने बुलाया मुझे अपने यहाँ। तो उनके यहाँ उन लोगों के साथ मैंने कार्यशाला की, तो उसमें नौटंकी के वो लोग नौटंकी किया करते थे, और मैं चूंकि नाटक से गया था, तो नौटंकी और नाटक को दोनों मिला करके आ, हम नौटंकी को साधने की कोशिश करते थे कि नौटंकी जी नाटक से सध जाए, और वो नाटक नौटंकी के लोग मुझे साधने की कोशिश करते थे कि आप जी मेरे जैसे होइए। तो वो कुछ सिलसिला चलता रहता था। मैं कोशिश करता था कि वो माइक के नीचे ना आकर के जहाँ पे हैं वहीं से बात करें। वो माइक नहीं रहता था तब भी वो लोग माइक कहीं ढूंढने रखते थे कि हाँ माइक होना चाहिए और यहाँ पे मुझे आके गाना चाहिए। तो जी ये होता था कि नाटक की हमारी जो तकनीकी वो है विशेषज्ञता है, और जी नौटंकी की जो शक्ति है, उनकी गायन की शक्ति है, उनकी तमाम जो क्या कहते हैं, जो नौटंकी के एलिमेंट हैं, उन शक्तियों जी को दोनों को मिला करके एक अद्भुत प्रयोग किया जा सकता था। तो मैंने वहां पे किया, उनके बच्चों के साथ किया। एक नौटंकी का जो कि काका बैसवारी जी ने ही लिखा था, उस नौटंकी जी का मंचन किया था, वो चंद्रशेखर आजाद करके नौटंकी था, और उसको जो है जी लखनऊ दूरदर्शन ने रिकॉर्ड भी किया था। तो इस ढंग से मतलब कि नौटंकी पर काफी काम जो है होता रहा, और गुलाब बाई जी से जी संपर्क बना रहा।
और बकरी को लेकर के मैं काफी जगह माने कि सब जगह गया, उसको दिल्ली जी में भी किया, और और क्या कहते हैं, लखनऊ में भी किया, कानपुर में किया, इलाहाबाद में भी किया, और जी उन्नाव में किया, काफी जगह किया, कम से कम 20-25 जगह पे खूब बकरी को लेकर खूब। उसका दो ही तत्व था, एक तो यह है कि जो एक क्या कहते हैं, जन सरोकार की बात करते हैं सक्सेना जी, जी और जो सीधे सीधे जो है नौटंकी जैसे लोक नाटकों की विधा की जो शक्ति है उसका प्रयोग जो किया गया है, तो ये अद्भुत चमत्कार करता था और बहुत प्रभाव जी पैदा करता था वो। जी बहुत संघर्ष किया है। इसके अलावा मैंने जो पढ़ा है, आपने जो भी भेजा था सीवी मुझे, तो आपने पुस्तकों का जिक्र किया है, तो लेखन से भी आपकी काफी गहरी रुचि है। तो आपकी पुस्तकों के बारे में मैं जानना चाहूंगी, और आपकी मैं हम थोड़ा सा ये भी बताना चाहूंगी विजय जी की मैंने दो स्क्रिप्ट आपकी पढ़ी है। एक अजय मुखर्जी जी ने मुझे दी थी, पूर्ण पुरुष, उसमें भी मैं आपसे व्यापक चर्चा करूंगी, और एक अपना अपना दर्द, इसके अलावा मैं नहीं जानती, आपने दिया है, तो मैं उस लेखन से संबंधित जो किताबें हैं उस पर बात करना चाहूंगी आपसे। अपना अपना दर्द तो विनोद रस्तोगी जी की कृति है, और उसको डायरेक्ट जी किया था मैंने। जी और ये जी पूर्ण पुरुष तो पूर्ण पुरुष तो 2 दिन में लिखा गया था नाटक ये। जी, और इसकी परिभाषा को बेसिकली समझना चाहती हूँ। पूर्ण पुरुष एक जैसे एक यूटोपिया जैसा है कि जी पूर्णता को सभी लोग चाहते हैं कि हमें सब कुछ पूर्ण मिले, लेकिन कुछ पूर्ण होता नहीं। जी पूर्ण वस्तुतः एक भ्रम है, जी एक जो है क्या कहते हैं, एक एक, एक स्वप्न है, एक जी भ्रम है। ये सत्य नहीं होता, कोई भी चीज पूर्ण नहीं होता। जी तो लेकिन ये पति पत्नी के संबंधों को लेकर के है, और शायद जी आपने जी अगर देखा होगा या भी पढ़ा होगा जो भी है, तो एक चक्र है, मतलब कि होता है कि एक जीवन चक्र है। और जी कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि हम रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो कोई पसंद आता है, कोई पसंद आता है, उसके कुछ गुण पसंद आते हैं। तो जी बहुतायत ये होता है कि आप में जो गुण नहीं होते हैं, जी आप जिस उसमें अगर गुण है, जैसे क्या होता है, कोई अगर किसी की ऊंचाई कम है और उसकी क्या कहते हैं प्रेमी की ऊंचाई कुछ ज्यादा है, तो बहुतायत होता है कि अच्छा लगने लगता है कि चलो वो चीज तो उसमें है ना, मेरे में नहीं। बिल्कुल तो बिल्कुल इसी से एक आपस में क्या कहते हैं, जो रिक्ति होती है, उस रिक्ति की पूर्ति के लिए आपस में एक संबंध, एक ये भी फैक्टर होता है, बनता है। जी तो पूर्ण पुरुष का भी कथानक वही है कि आ, वो शाश्वती जो है वो सोचती है कि दुनिया की जो भी पूर्णता है वो सब मुझ में, जी दुनिया की जो भी चीजें हैं मिले मुझे, मेरा पति बहुत ही संपत्ति वाला भी हो, बहुत ही अरबपति हो, और सब कुछ हो, मतलब कि उसके पास ये भी हो वो भी हो। वो भी लेकिन दूसरी सही है। जगह वो चाहती है लेकिन दूसरी जगह वो भी चाहती है कि वो इतना बड़ा कलाकार हो कि जो है क्या कहते हैं उसको पद्मश्री मिले जी वो तो बहुत बड़ा पेंटर हो, या कोई बहुत बड़ा लेखक हो, या कोई जी बहुत बड़ा क्या कहते हैं म्यूजिक का आदमी हो। तो देखिए, दो चीजें होती हैं जीवन में। एक तो ये है कि ये जो कलाएं हैं, जो कलाओं का एक क्या कहते हैं, तो एक तपस्या होती है। जी जो भी कलाकार होता है, एक तपस्या के अंतर्गत उसको चीजें मिलती हैं, और उस तपस्या के अंतर्गत बहुत कुछ उसको छोड़ना पड़ता है, बहुत जी कुछ त्याग करना पड़ता है। आप जी तपस्या में लीन होते हैं तो आप सुख सुविधा को आप नहीं कर सकते हैं कि आप जो है दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं वो भी आपको मिल गई। तो बिना तपस्या के, बिना साधना के, माने कि कला की या लेखन की या जो ये विशिष्ट आपकी जो है मनुष्य की जो वैसे वो है उपलब्धियां हैं, जी वो नहीं हो पाती हैं। तो या तो आप उसको कर लीजिए या आप उसको कर लीजिए। शाश्वती को बिल्कुल सब कुछ चाहिए। पहले उसको एक महान कलाकार दिखता था, अचानक क्या होता है कि समय के साथ वो महान कलाकार की महानता खत्म होने लगती है, कुछ और चाहती है। उसको लगता है फिर दूसरा कोई दिखाई पड़ता है कि उसमें वो है। तो यहाँ पे भाई कलाकार तो एक घर में मिल गया है, अब कहीं कुछ और तलाश बिल्कुल रही है। जी अब चक्र घूम करके क्या होता है कि जिसको तलाश रही है
वो डिपेंड कहाँ करता है, जिसका फैन है या जो क्या जी कहते हैं, जो इस कलाकार का जो बिल्कुल पागलों तरह फैन है, वो जो आईएएस ऑफिसर है जिसके जी पीछे क्या कहते हैं वो लगा रहता है, और वो उसकी चर्चा करता है कि अरे वो तो इतने महान है, तो फिर शाश्वती को समझ में आता है कि ये पूरा एक चक्र है, ये घूम करके वहीं पहुंचता है। तो कहीं पे जी पूर्णता नहीं है, जी पूर्णता की कोई परिभाषा नहीं है। हम लोग अपने जी में अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण हैं, बिल्कुल बहुत से अपूर्णता होती है उसके बाद भी पूर्ण है। तो ये उसको बिल्कुल लेकर के वो थी, जी ये पूर्ण पुरुष है। बिल्कुल पूर्ण पुरुष एक है। और मैं जी, और मैं जी। मैं उम्मीद करूंगी आगे पूर्ण स्त्री रूप में भी कुछ स्क्रिप्ट आप लिखें। और ये प्रतीक है, ये कहीं से जी देखिए क्या है कि जी आ, हाँ ये बिल्कुल ये आप नहीं, स्त्री भी पूर्ण हो सकती है सवाल है विजय बहुत है। जी। जी तो उस हमारे संदर्भ यहाँ में का भी पुरुष सोचिए जो हमारे यहाँ को पुरुष जो है पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। जी स्त्री पूर्णता अपूर्ण है। चाहती है, हाँ जी वो जी पूर्ण है। तो मैं यही कह रही हूँ कि जस्ट अपोजिट कैरेक्टर में अब लाइए और पूर्ण उस वहां कल्पना पुरुष करे स्त्री की, पूर्ण स्त्री की कल्पना। आपसे चलिए बातचीत एक करके बहुत अच्छा। नए बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा भी और भी रचनाएं आपने की हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ अभी अभी दो मेरे नाटक अभी एक और है, अभी जल्दी ही प्रकाशित होके आएंगे और मंचित होंगे। और जी वो इस समय की जो आपाधापी है, उसमें जी हमारे दो वो हैं, एक लड़का लड़की है, और दोनों की विचारधाराएं अलग अलग है। और जो अभी दौर चल रहा है इसमें, जो सोशल मीडिया से जिस ढंग से आपस में लोगों को प्रदूषित किया जा रहा है, मस्तिष्क को, और जी जिस ढंग से पार्टी बंदी के नाम पे मतलब कि ये दक्षिण पंथ और वाम पंथ में चीजें हो रही हैं, जी तो ये जी सैद्धांतिक विमर्श के जगह पे व्यक्तिगत क्या कहते हैं, ये एक कुंठा को भी जन्म दे रहा है, और यहाँ तक जी कि व्यक्तिगत दुश्मनी के रूप में भी चीजें हो रही हैं। इसका बहुत ही जी एक भयंकर मैं स्वरूप देख रहा हूँ कि जी आप अगर किसी दल विशेष की प्रशंसा करते हैं, तो वो दूसरा जो है विपक्ष का, वो आपसे नाराज होता है, मतलब कि वो आपसे भयंकर रूप से नाराज होता है। वो जी वो अगर तारीफ करता है तो आप नाराज होते हैं, और इस ढंग से नाराज होते हैं कि आपके अंदर संवाद बंद हो जा रहा है। इस सोशल जी मीडिया के बहुत बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि जो हमारी एक जो मानसिकता है, जो भी हमारा एक विमर्श हो, चाहे वामपंथ का हो चाहे दक्षिण पंथ का भी वो हो, लेकिन क्या है कि आपस का जो एक मित्रता है, आपस की जो प्रेम है, वो चीजें बाधित नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल चीजें बहुत ही खराब उसमें जा, तो उसी को लेकर के अभी एक हमारा नाटक है, मुझे लगता है कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में वो आएगा। आ, प्रेम बनाम प्रेम। प्रेम, हाँ जी हाँ, प्रेम बनाम प्रेम करके, और दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन दोनों एक अलग विचारधारा के, एक जो है क्या जी कहते हैं दक्षिण पंथ का है, एक वाम पंथ का है, लेकिन दोनों दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। तो ये जी होता है कि क्या इन स्थितियों में जो ये पॉलिटिकल सिनेरियो है, एक जो सोशल अभी सिनेरियो चल रहा है, इसमें क्या चीजें जी होती हैं। उसके यहाँ कुछ होता है, मतलब कि वो कहता है उसके यहाँ किसी की डेथ होती है, तो दूसरे को परेशानी होती है कि उसका अंतिम संस्कार और उसमें 13 दिन की इसकी क्या जरूरत है, क्या उसके जी क्या कहते हैं उसके अस्थि कलश को विसर्जित करने की जरूरत भी है क्या। तो एक नए जी विमर्श को वो जन्म देने की उसमें स्थित बात है। तो ये बहुत ही एक वैसा मुद्दा है जो कि मुझे इधर परेशान किया था, तो इसको लेकर के बहुत जल्दी ही वो आएगा। एक मेरा नाटक है, एक मेरा पिस्तौल है, जी जो पिस्तौल में वही मुद्दा है कि जो जी आजादी तो हमें मिल गई है, लेकिन ये जी आजादी शायद पूरी आजादी नहीं है, क्योंकि हम उन्हीं चीजों के लिए फिर लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके स्वरूप उसका बदल गया है, जिसमें कि हमें खाने की प्रॉब्लम हो रही है, हमें क्या कहते शिक्षा की प्रॉब्लम हो रही है। तो एक एक सेनानी की कहानी है वो, और वो जी सेनानी क्या कहते हैं आजादी के आंदोलन में क्या कहते हैं भागता है वहां से, आजादी के उस क्रांतिकारियों के दल को छोड़ के भागता है, वो देखने के लिए कि एक दिन आजाद होगा। और जी एक कहानी है क्या कहते हैं चंद्रकिशोर जायसवाल जी की, उसका मेरा नाटक है वो पूरा वो। तो जी वो सोचता है कि मैं आजादी को देख पाऊंगा, और वो जी आजादी को देखता है, लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे वो वृद्ध होता जाता है, वो देखता है कि ये जो आजादी थी, इस आजादी को तो देखने की मेरी कल्पना नहीं थी। और एक दिन क्या जी करता है कि अपने पिस्तौल को वो अपने बॉक्स से निकाल जी करके उसमें तेल डालता जी है।
तो माने अच्छा। कि जो भी चीजें हैं कि मनोरंजन तो ठीक है, उसके साथ साथ एक एक सार्थकता होनी चाहिए आपकी कथानक में, जी आपकी लेखन में, कि वो चीजें जी आपको क्या दे रही हैं। इसलिए बहुत मैं क्या कहते हैं, हास्य व्यंग्य की बहुत सी चीजें लिख नहीं पाता हूँ, बहुत मंचन भी नहीं कर पाता हूँ। ये मेरी कमजोरी भी है कि वो चीजें मुझसे अछूती रह गई हैं। जी। अ, आपने लोक नाट्य नौटंकी भी लिखी है? हाँ, बेसिकली जी लोकनाथ नौटंकी वो लिखी क्या है, वो जी संपादन है वो मेरा। और उसमें जी एक आयोजन कराया था मैंने, जैसे आपने बताया था, नौटंकी प्रेम के ही चलते जी आदरणीय दया प्रकाश सिन्हा जी थे उस समय अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के। इंदु सिन्हा जी जी थी, तो उसमें सचिव थी। तो मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया था कि लोक नाटकों पे एक बड़ा आयोजन होना चाहिए, नौटंकी पर एक आयोजन होना चाहिए। तो उन्होंने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। उसमें मेरा कार्यक्षेत्र उन्नाव ही रहा है। जी इलाहाबाद के बाद इलाहाबाद में मेरी क्या कहते हैं नींव भराई हुई थी, जिसे कहते हैं नींव भरने जी का काम हुआ था। उसके बाद उन्नाव में करीब डेढ़ दो दशक मैंने वहां पे रहा, वहां पे काम किया। तो उसमें मैंने उनको निवेदन किया था एक बड़ा आयोजन होना चाहिए। तो उन्होंने 7 दिन का एक आयोजन कराया था, संगीत नाटक एकेडमी जी और क्या कहते हैं जिला प्रशासन, और ये मेरी पत्नी वहां पे थी, पुस्तकालय अधिकारी थी। तो जी उसके और हमारे संस्था जो अनुष्ठान, उसके संयुक्त तत्वावधान में एक बड़ा आयोजन था। उसमें 6-7 दिन वो जो है अलग अलग विधाओं के नौटंकी वहां पे किए गए थे। कानपुरी शैली की गई थी, हाथरसी शैली की गई थी, और जी बनारस से नौटंकी, मतलब 6-7 नौटंकी वहां पे मंचन हुआ था। एक बड़ा सेमिनार हुआ था उसमें। उस सेमिनार जी में मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि नौटंकी की जो भी दिग्गज लोग थे, वो नौटंकी के चिंतक के रूप में हो, चाहे लेखक जी के रूप में हो, चाहे मंचन के जो मंचन करने वाले लोग हैं वो हों, चाहे जी निर्देशक हों, सभी लोगों की उसमें सहभागिता रही है। उसमें जी समझिए कि राधा कानपुर से गुलाब बाई जी की दोनों बेटियां थीं, और कहते हैं राधा रानी जी थी, वहां से आई थी, हाथरसी शैली की थी। और क्या जी कहते हैं उर्मिल कुमार थपलियाल थे, और दादा सिद्धेश्वर अवस्थी आए थे कानपुर से, और सुरेश सलिल जी आए थे, डॉक्टर डीपी सिन्हा जी थे, काफी जी लोग थे, बनारस से कुशवाहा जी थे। तो काफी लोगों का एक सम्मेलन हुआ था, बड़ा सेमिनार हुआ था 2 सत्रों में। तो जी सेमिनार में जो बातें निकल के आई थी, तो उसका एक रिकॉर्डिंग होता है, उनका एक प्रावधान है। उस रिकॉर्डिंग को मैंने क्या कहते हैं वो किया था, लिख करके। तो एक किताब के रूप में लोकनाट्य जी नौटंकी संगीत नाटक अकादमी ने उसको प्रकाशित किया था। और जी जिसमें मेरा ही प्रस्ताव था कि अब तक जितने भी नौटंकी पे आर्टिकल है, छायानट में जी प्रकाशित हुए हैं, तो उसको जी सब एकत्र करके एक पुस्तक का रूप दिया जाए। तो उसमें वो पुस्तक का रूप मैंने दिया, और वो लोगों के लिए काम में आ रही है, एक विमर्श के जी रूप में, और शोधकर्ताओं के लिए उसमें तमाम लोगों के वो है, मतलब कि हिंदुस्तान की जो भी नौटंकी से संबंधित लोग हैं, जो भी दिग्गज लोग रहे हैं, जो भी महापुरुष रहे हैं, और क्या कहते हैं सबके उसमें इंटरव्यू हैं। और करीब करीब सभी के सबकी बातें हैं, जी जो आर्काइव में इंटरव्यू रिकॉर्ड किए गए थे, उनको लिपिबद्ध करके उसमें किया गया था। तो एक महत्वपूर्ण काम था, जिसको करके मुझे जी संतोष मिला था कि नौटंकी के लिए मैंने कुछ किया है। तो ये किया। काम था। जी। इसके अलावा आपने धारावाहिकों में और फिल्म में भी लेखन का कार्य किया है, तो उस परिप्रेक्ष्य पे भी कुछ जानना चाहूंगी मैं। देखिए क्या है कि मैं समझता हूँ कि आपका प्रशिक्षण जब होता है, चाहे जी ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हो, चाहे भारतीय नाट्य अकादमी हो, ये प्रशिक्षण के बाद एक बड़ा संकट होता है कि फिर कैसे क्या किया जाए। जो लोग निकल रहे हैं, जी उनको कैसे नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे। तो एक बहुत बड़ा संकट है। मतलब कि मुझे लगता है कि हमें सभी रंगकर्मियों को इस पे भी काम करना चाहिए, और जो जी चिंतक हैं, जो भी विमर्श करता है, कि ये दौर देखिए आया था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से जब लोग निकले हैं, मुझे लगता है कि 60 के दशक के बाद से, 70 के दशक से, जिसमें कि
फिर चर्चा में आए थे नसीर वगैरह जो आए थे, जो जी काम कर वहां से राज बर्बाद में उनसे लोग कि जो कि मीडिया में गए, फिल्म में गए, और उन्होंने उनके माध्यम से पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। क्योंकि क्या है जी कि जब आप नाटक करते हैं तो आपकी एक सीमा होती है आपको जानने की, समझने की। जी इलाहाबाद में नाटक आप करते हैं तो इलाहाबाद के अखबारों तक की सीमा रहती है, उस खबर हो सकता है बनारस में न जाए। और जी जब लखनऊ में कोई करता है तो अखबार की सीमा होती है, लखनऊ में चीजें होती हैं। वो मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैं जब उन्नाव में जी करता था तो उन्नाव का पेज न तो कानपुर में जाता था, न लखनऊ में जाता था। जी कानपुर का पेज छिटक के कभी कभी उन्नाव में आ जाता था, लखनऊ का आ जाता था। मतलब कि मुझे पता चलता था कि लखनऊ में क्या मंजन हो रहा है, कानपुर में क्या हो रहा है, लेकिन उन्नाव में कोई क्या कर रहा है इसकी खबर जी दुनिया को नहीं नहीं। होती थी। तो उसका उसका मैं उस पे ला रहा हूँ, थोड़ा सा विषयांतर हो रहा है लेकिन मैं उसी पे ला रहा हूँ कि जी मुंबई रुक करते हैं क्यों। जी समस्या ये होती है कि या तो आप नौकरी करें, जी माने कि हमारी जो परंपराएं रही यही रही है कि आप जो है क्यों होता था कि नाटक नौटंकी कर रहे हैं, ये पुरानी बातें हैं, मतलब उस पर जो तंज करते हैं कि क्या करते हैं, नाटक नौटंकी करते हैं। तो परेशानी यही होती है कि केवल नाटक करके चीजें आप एक अर्थव्यवस्था को, घर की अर्थव्यवस्था को या जिम्मेदारियों को, आपकी जब शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो मुझे लगता है कि संभव नहीं हो पाता है कि आप उसको अच्छे ढंग से निभा पाए। क्योंकि बिल्कुल। हमारे यहाँ ये जो हिंदी पट्टी की जो सांस्कृतिक परंपरा है वो काफी क्षीण है। जी यहाँ पे पढ़ने की भी खरीद के पढ़ने की भी परंपरा नहीं। जी यहाँ तो लोग चाहते हैं कि अखबार भी न खरीदना पड़े, अगर बगल में है तो खड़े खड़े पे पड़ोसी से बांट लें, बिल्कुल। उनको दे दें। चाय बिल्कुल। की दुकानों की भीड़ एक अखबारों के कारण ये भी होती है, क्योंकि हमारे जी यहाँ अखबार के भी बजट नहीं रखा जाता। हमारे जी यहाँ हम हमारे पट्टी में, उस पट्टी में, हिंदी पट्टी में जहां से मैं आता हूँ, वहां पे किताबों का बजट नहीं होता। बिल्कुल। मैं आप किताब खरीदने के लिए आपके लिए बजट नहीं होता। ये सब चीज बंगाल में मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में है, जी साउथ में है, सब चीज है। और है तो है। जी हमारे यहाँ ये बजट नहीं होता कि हम साल में एक बार कहीं पे यात्रा पे जाएंगे, देश को देखने के लिए जाएंगे, वो बजट नहीं होता। जी ये हो सकता है कि हम जो है धर्मस्थल पे चले जाएंगे, हम जो है क्या कहते हैं, काशी बाबा विश्वनाथ जी के दर्शन करने चले जाएंगे, वो अलग बात है, प्रयाग में नहा लेंगे, अलग बात है। लेकिन देशाटन की जो, पर्यटन की जो अपनी वो है कि ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए हम जाएं, या कहीं पे वहां पे अगर जो है कोई वैसा है संग्रहालय है उसको देखने के लिए जाएं, तो ये बहुत कम होता है। तो हमारी जो पट्टी है एक विपन्न सांस्कृतिक पट्टी है, जहां पे आप समझ सकती हैं कि जब किताबों का बजट नहीं होता तो टिकट लेकर के नाटक देखने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। बिल्कुल। एक मुफ्तखोरी की परंपरा है, साफ सब शब्दों में कहूं, अब कोई इसको अन्यथा न ले, तो ये परंपरा है। तो उसमें बड़ा संकट होता है कि आप प्रशिक्षित बिल्कुल। होकर के आते हैं अकादमी से या FTI से या कहीं से भी आते हैं आप, लेकिन आपको काम कहाँ मिलता है। जी फिर एक ही रास्ता बचता है कि आप जहां पे काम है, जो भी काम है उससे संबंधित, आप वहां पे जाइए जहां पे वो है। लोग मुंबई आते हैं, तो जी स्वाभाविक रूप से मुझे भी क्या कहते हैं मुंबई आना पड़ा। और जी आकर के फिर यहाँ पे लेखन, कुछ कहानियां वगैरह मैं वहां भी लिखा करता था, और स्क्रिप्ट भी। पूर्ण पुरुष जो है उसको क्या कहते हैं मोहन राकेश सम्मान मिला था साहित्य जी कला परिषद से। तो जी एक आत्मविश्वास था कि चीजें मतलब कि होंगी। तो संयोगवश जब मैं यहाँ पे आया था तो कुछ लोगों ने मुझे, मेरे मित्र थे, उन्होंने रेफर किया आप जाइए, तो उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए। और डॉक्टर ज्योतिष जोशी जी मेरे मित्र थे, तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर सत्यदेव त्रिपाठी जी से मिलिए। और कानू पटेल जी उनके मित्र थे। और मेरा एक मित्र, मेरा बैचमेट था सुरेश काला, जी तो उसने जो है, कानू पटेल जी ने, मोती सागर जी का था प्रोडक्शन था, जिन्होंने रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई थी, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान वो बना रहे थे, उनके बेटे जी मोती सागर जी और उनके भाई लोग। तो कानू पटेल जी बहुत बड़े पेंटर हैं गुजरात के, उन्होंने मुझे, मेरा नाम रेफर किया था उनको कि विजय पंडित हैं और पढ़ते लिखते हैं और ये आप हो सकता है आपके काम में आए। तो मोती जी सागर जी ने एक बार मुझसे
मिलने के लिए बुलाया। जी और उनका उनका वो चल रहा था, क्या नाम है, पृथ्वीराज चौहान जो है धारावाहिक। जी धारावाहिक स्टार पे आने वाला था, चल नहीं रहा था, आने जी वाला था। जी तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब इस समय शुरुआत में लोगों की कास्टिंग आती है, उसमें मुझे एक मैप चाहिए जो कि 12वीं शताब्दी का हो। जी मतलब कि 12वीं शताब्दी का मैच, उस समय इंटरनेट बहुत आया तो लोगों को उसमें नहीं था, मतलब कि उसमें क्या कहते हैं, रीच में नहीं था। उनके भी रीच में नहीं था, मेरे भी रीच में नहीं था। तो मैंने फोन किया, मैं उन्नाव फोन किया। उन्नाव का जो पुस्तकालय है, जहाँ मेरी पत्नी जी वहाँ की अध्यक्ष थी, तो वो पुस्तकालय पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जिला पुस्तकालय है, जी पूरे हिंदुस्तान का। तो मैंने कहा कि 12वीं शताब्दी का मुझे मैप चाहिए, जी और तुरंत तुरंत चाहिए। और तो उन्होंने वहां पे तो काफी इतिहास की काफी सीरीज था, तो मैप क्या, उस समय क्या कहते हैं उसको, फैक्स कराया उन्होंने। जी उस मैप को उन्होंने फैक्स कराया, और जिलाधिकारी कार्यालय से और मोती जी के यहाँ फैक्स आया। मैंने बैठे बैठे ही आधे घंटे में वो चीजें हो गई। वो देख करके प्रसन्न जी हो गए, कहें कि ये तो मैंने कल्पना नहीं किया था कि मुझे ये मैप मिलेगा, क्योंकि इसी मैप पे लोगों की कास्टिंग होनी है, इसी मैप के उसमें घोड़े दौड़ते हुए जाएंगे, ये सीन पूरा वो बता रहे थे। तो मुझे तो नहीं पता था, मैं शूट उससे अनुभव अनुभव मेरा नहीं था कि क्या होने वाला है। तो वो बाद में उसका उन्होंने प्रयोग किया, और उसका एक अद्भुत प्रभाव था कि 12वीं शताब्दी का मैच बैकग्राउंड में है, और क्या कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के घोड़े दौड़ते चले जा रहे हैं, उनकी सेनाएं दौड़ती चली जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर जो व्यक्ति मैप हमको दे सकता है, तो पृथ्वीराज चौहान के विषय में जो भी चीजें हैं, जो भी सामग्री है, जो भी अभी तक मुझे नहीं मिली है, वो मुझे उसके माध्यम से मिल सकता है। तो उन्होंने मुझे उसी समय मुझे वो कर दिया, एग्रीमेंट बना दिया कि आप मेरे लिए पृथ्वीराज चौहान के लिए काम कर रहे हैं। वहीं से मेरी यात्रा अच्छा। शुरू हुई। जी और यात्रा शुरू हुई तो माने कि एक अच्छी भी बात थी, एक बुरी भी बात थी। अच्छी भी बात थी कि उस समय का ये सबसे बड़ा शो था, स्टार पे आ रहा था। और जी और नाम देख करके अपने आप में भी अच्छा लग रहा था कि मेरा नाम आ रहा है उसमें, और उसमें। लेकिन उसका दूरगामी असर यह हुआ कि आप जब यहाँ पे काम करते हैं कि एक आपके साथ एक लेवलिंग हो जाती है कि जी आप अच्छा, ऐतिहासिक आपने वो क्या कहते हैं धारावाहिक आपने लिखा था, जी आपने पौराणिक आख्यान के धारावाहिक लिखे थे, अच्छा जी आप ये सास बहू वाला आपका ये हिट हुआ था। जी तो उसका परिणाम ये हुआ कि भविष्य में मुझे कभी सास बहू का ड्रामा नहीं मिला लिखने के लिए। जी जो जो भी मिला फिर ऐतिहासिक और पौराणिक, फिर बाद में बहुत काम किए, और अब जी तो संतुष्टि हो गई काफी। पृथ्वीराज जी चौहान, फिर एक रावण सीरियल था जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, रावण जी पे आया था। फिर 2 जी रामायण किए, फिर कई हनुमान किए, गणेश लीला, जी मीराबाई, और फिर जी बहुत उसके सिलसिला चल निकला। और काफी काम हुआ और काफी अनुभव हुआ, और ऐतिहासिक और पौराणिक आख्यानों को समझने का, और उस पर चिंतन करने का, उससे पुनर्व्याख्या करने का, जैसे कहते हैं पुनर्व्याख्यायित करने का भी मौका मिला। जी मैं आपको प्रसंग बताऊं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रसंग है कि कैसे चीजें बदलती जी हैं। बिल्कुल। हम लोग लिख रहे थे, रामायण का वो सीन था, एनडीटीवी पे आ रहा था वो, जी जिसमें कि सीता अग्नि परीक्षा का प्रसंग है वो, जिसमें कि सीता राम की विजय होती है, और जो है उनको लाने की तैयारी होती है सीता जी को लंका से। और वहां पे प्रसंग है कि सीता को, रामायण में प्रसंग है कि सीता अग्नि परीक्षा देती है। जी तो उसके पहले का जो रामायण था, पापा जी बोले तो रामानंद सागर जी का जो रामायण, तो सभी बचपन में सभी देखे होंगे। और वो तो एक ढंग से एक इतिहास था वो, और वो बहुत ही महान व्यक्तित्व थे। और जी उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो पुस्तकालय है, जब बाद में मैंने देखा तो मैं जी अचंभित रह गया। करीब दसियों हजार किताब उनकी उसमें है। जी
क्या कहते हैं उनके पुस्तकालय में, दसियों हजार किताब, मतलब एक बड़ा सा हॉल है और जी इसमें कि केवल उनका पुस्तकालय, केवल उसका स्टडी रूम है। और तो उन्होंने बहुत शोध करके वो लिखा था, तो उनके लिखी हुई स्क्रिप्ट जी उनके बेटे जो है आनंद सागर जी ने मेरे सामने रखी। मैं और था और मेरे मित्र मेरे साथ जो लिख रहे थे, उमेश चंद्र उपाध्याय जी, हम लोग साथ साथ काम करते हैं। तो जी उनके हम लोग सामने रखा कि पापा जी ने ये लिखा है और इसको देख लो, ऐसे ही कुछ करना है। जी तो देखा उसमें मूलतः क्या है कि मैं इसी प्रसंग में रामायण और रामचरितमानस को भी थोड़ा सा मैं कोट करना चाहूंगा जी कि अधिकांश लोग रामचरितमानस को पढ़े होते हैं, रामायण को नहीं पढ़े होते हैं। जी रामचरितमानस जो है तुलसीदास की कृति है, रामायण वाल्मीकि की कृति है। तो ये दोनों कृतियों में बहुत अंतर है। जी अंतर इसलिए है कि तुलसीदास जो भी लिखते हैं वो भक्ति भाव में लिखते हैं। वहां एक भक्त भी है, कवि के साथ साथ एक भक्त भक्त है। भी। उधर जो है वाल्मीकि हैं, उनके अंदर भक्ति भले ही कम हो लेकिन वो साक्षी भाव ज्यादा है। जी उस चीजों को विश्लेषण करके सामने चीजों को रखते हैं। तो यहाँ पे तुलसीदास के अनुसार कि जब उनको कहा जाता है कि आप जो है क्या कहते हैं अग्नि परीक्षा दीजिए, तो बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक वो प्रसन्न होकर के अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाता जी है और सबको स्वीकार भी होता है। तो मैंने आनंद जी से कहा कि मुझे लगता है कि इस स्टैंड को तो जो है सीता जी के इस स्टैंड को बदलना चाहिए। जी सीता जी सवाल क्यों नहीं करेंगे भाई, सवाल करना चाहिए। जो स्त्री इतने जी सालों तक अपने पति की प्रतीक्षा, मानी पति की प्रतीक्षा में वहां बैठी रही, उसका खाना पीना सोना सब दुश्वार हो गया और सीधे दृष्टि से जो रावण को उसने देखा भी नहीं, जी इतनी समर्पण भाव से अगर अपनी पति की प्रतीक्षा कर रही है। और जी जब हेलो। जी जी आ रही है। हेलो हाँ आवाज आ रही है, हेलो बताइए बताइए सर। आवाज आ रही है। हेलो जी जी बताइए। हेलो आपकी आवाज आ रही है, बताइए। आ रही है, आवाज आ रही है। हेलो आवाज आ रही है, बोलिए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है, विजय जी के साथ हो गया है। लेकिन बहुत अच्छी बातें साझा कर रहे हैं। एक राइटर डायरेक्टर जब इस क्षेत्र में काम करता है तो अपने अनुभव को अपनी शेयर ही करता है। आवाज आपकी आ रही है विजय जी? मेरी आवाज आ रही? हाँ आ रही है, आप बोलिए। हेलो हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। जो दर्श जो दर्श जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, जरा सा बताएं कि विजय पंडित जी की आवाज उन्हें सुनाई दे रही है कि नहीं। हमसे दिलीप जी, सुधीर, एडवोकेट सुधीर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बबीता जी कह रही है आवाज आ रही है। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आप। आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। विजय जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है, दर्शकों को भी, मुझे भी। हेलो 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 हेलो
आपकी आवाज सुनाई दे रही है, आप बोल। बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, शायद इसमें नहीं आती। नहीं, आप बोलिए, हमको सुनाई दे रही है। हाँ? क्या आप इसको साउंड तेज करो। नहीं, आ रही है विजय जी, आपकी आवाज एकदम क्लियर आ रही है। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो, 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 हेलो। हाँ, आप लगाइए, बोलिए। आपकी आवाज आ रही है, लगाया है मैंने। आप बोलिए, आपकी आवाज दर्शकों को भी सुनाई। हाँ, आ रही है, बोलिए आप। ओके, तो प्रसंग वो था कि जी, जब मैंने उनसे फिर एक मीटिंग हुई हम लोगों की, मैं जितने भाई थे सागर के, मीटिंग हुई। मैंने कहा कि इस स्टैंड को चेंज करना चाहिए। सीता जी सीधे सीधे स्वीकार नहीं करेंगे, उसको सवाल तो उनको उठाना चाहिए, क्योंकि चीजें भी बहुत बदल गई। अब भक्ति के साथ साथ मतलब कि जो भक्ति भावना है तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक स्त्री और पुरुष के आपस के क्या कहते हैं जो वो है अंतर संबंध है, उसको लेकर के भी बातें हैं, उसकी भी एक अस्मिता है। वो सवाल कर, सीता जी को सवाल करने दीजिए और राम को जवाब देने। वो पूरा एपिसोड जो था वो उसमें सीता जी के जो जेन्युइन सवाल थे कि क्यों अग्नि परीक्षा क्यों ली जा रही है, क्या आपको मेरे पर विश्वास नहीं है? तुलसीदास सीता के मन के सवाल को ही खारिज करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि सीता कोई सवाल करें। वाल्मीकि सीता के सवाल के पक्षधर होते हैं। तो कहने मतलब यह है कि समय के साथ आपका जो कंटेंट है वो किस ढंग से चेंज होता है। मैं एक उदाहरण दिया, हम लोगों ने उसको चेंज किया और पूरा एपिसोड राम और सीता के संवादों पे आधारित था। उस एपिसोड की टीआरपी अन्य एपिसोड की टीआरपी से बहुत ज्यादा थी, करीब 1.5 गुने थी। तो कहने मतलब है कि इस ढंग से एक आप जब काम करते हैं किसी ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान को लेकर के, तो उसके जो समकालीन संदर्भ हैं वो कैसे उससे जुड़ते हैं। आप किसी की भावनाओं का अनादर न कीजिए, आप किसी के भक्ति का उपहास न उड़ाइए, लेकिन समकालीन जो संदर्भ है, समकालीन जो सवाल हैं, उस सवाल को आप अगर उसमें क्या कहते हैं लाते, तो वो सबको रास आता है, सबको अच्छा लगता है, सब महिलाओं का स्वर बनता है, पुरुषों का, महिला पुरुष है किसी का भी स्वर बनता है, एक जनता का स्वर बनता है। ये हमारी बात कही जा रही है। जब जन स्वर हो जाता है, कोई भी आलेख, चाहे मंची कृति हो, चाहे आपके धारावाहिक हो, चाहे फिल्म हो, जब ये लोगों को लगने लगता है कि मेरी आवाज है, तो वहीं पे चीजें वो सफल हो जाती, वहीं पे वो सार्थक हो जाती, वहीं पे वो लोकप्रिय हो जाती। तो एकदम से मतलब कि काफी अच्छा अनुभव रहा और इस यात्रा में काफी विशद रूप से काम करने का मिला। और इससे लेकर के मेरी एक पुस्तक भी जल्दी आएगी। ये जो चीजें मतलब कि जो हमारी पूरी यात्रा रही उसमें किस ढंग से देखने का नजरिया है, चैनल के लोग किस ढंग से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे जो है चीजें आपको लड़ना पड़ता है एक लेखक को। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, 2 धारावाहिकों का। रावण एक मैं कर रहा था, तो रावण में हमारे मित्र को जो है उमेश उपाध्याय जी को ये बोल दिया गया था कि चैनल से कोई भी क्रिएटिव आदमी आपके लिए इंटरफेयर नहीं कर। तो उस पूरे उसमें क्या कहते हैं उस माइथोलॉजी को लेकर के जो भी लेखन हुआ था, उसमें जो भी था हम लोग जो लिखते थे वही फाइनल होता था, वही इसको स्वीकार कर लिया जाता था, क्योंकि उनको पता था कि ये वेल रिसर्च किया हुआ और अच्छे ढंग से जितने भी चरित्र हैं उसको अच्छे ढंग से उसको क्या कहते हैं व्याख्यायित करता हुआ ये धारावाहिक है। और बहुत ही सोचिए कि एक हमारा देश राम का देश है, उसमें रावण के टाइटल से धारावाहिक लिखना और
उसको प्रसारित होना अपने आप में ही एक वैसा दुष्कर कार्य होता है, लेकिन बिल्कुल उसको मैनेज किया, किया। एक जी मैं एक घटना बताऊं कि चैनल के जो लोग हैं और हमसे किस ढंग से चीजें मतलब कि आपस में संवाद होता है। जी एक धारावाहिक के सिलसिले में भारत के महान संत करके था, द ग्रेट सेंट्स ऑफ इंडिया। तो जी उसमें एक प्रसंग था, उसमें प्रसंग था कि जो है जो स्वामी जी हैं और ये रामानंदाचार्य पर वो धारावाहिक था वो, तो उसमें प्रसंग था कि उनको दंड धारण कराया जाता है, जी दंड धारण कराया जाता है कि दंडी स्वामी जैसे होता है। तो वहां पे लिख के भेजा गया, वहां पे चैनल में ब्रीफ किया जाता था कि इस एपिसोड में ये आएगा, तो उसमें किया गया कि उनको दंड धारण किया गया, इंग्लिश में किसी ने भेज। जी जी लग रहा है वो हैंग हो गया है आपका स्क्रीन, जैसा उसको सही करें विजय जी। हम्म वहां से जी वहां से मेल आया कि स्वामी जी को पनिश क्यों किया जा रहा जी है, उनको पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। जी वो लोग दंड को समझते नहीं थे कि दंड क्या है, उनको लगा कि ये दंड है कि इनको कोई कोई पनिशमेंट मिलने वाला। फिर उनको समझाया जी गया उसको फोटो के साथ कि दंड क्या होता है, ये धारण किया जाता है। तो जी ये संकट होता है, बहुतायत ये संकट होता था कि आप कुछ बिल्कुल लिखते थे, वहां पे वो लोग समझते नहीं थे, अंग्रेजी के लोग जी हैं, तो उसको जी तो किसी भी चीज की समझ, आपकी पृष्ठभूमि, आपका जीवन अनुभव, जी ये चीजें जो और संस्कार आप क्या क्या लेकर के जी बचपन से आते हैं, आप मिट्टी की जी खुशबू लेकर के आते हैं, बचपन से नौटंकी देख करके आते हैं, रेडियो पे रस्तोगी जी का जो है क्या कहते हैं इतवारी लाल सुन करके आते हैं, रिहर्सल देखते हैं, जी भारतीय नाट्य अकेडमी जाते हैं, वहां से बिचारिया साहब की शो में इन्वॉल्व होते हैं, आप मुंबई आते हैं, चैनल से भिड़ंत होती है। ये पूरी जो यात्रा बिल्कुल होती है तो आपकी एक व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनालिटी को बनाता है और आपको समृद्ध बिल्कुल करता है और आपकी दिशा बिल्कुल को स्थापित करता है कि कहाँ आप जाना। जी बिल्कुल। एक और भी बड़ी उपलब्धि के बारे में जानना चाहूंगी, फिल्म जोसेफ बर्न विद ग्रेस जो ऑस्कर अवार्ड के लिए आप चयन हुआ है, उसमें संवाद लेखन आपने किया है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, ये फिल्म थी, ये जोसेफ बॉर्न विद ग्रेस फिल्म, और एक जी संयोग ही था। और उस समय मैं लखनऊ में था, जी तो मेरे पास फोन आया, और ये जो डायरेक्टर हैं वो पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट के बहुत ही सीनियर डायरेक्टर हैं, वो एफटीआई से जी है, पास आउट थे वो, और सुशांत मिश्र करके, और जी उन्होंने जी उड़िया में काफी काम किया है, जी और जो है डॉक्यूमेंट्रीज के लिए उनको काफी अवार्ड मिले थे। तो उनको एक जो है एक राइटर चाहिए था, जो उनके कॉन्सेप्ट थी, उनकी स्टोरी थी, क्या नाम है, वहाँ के प्रोड्यूसर थे अशोक महापात्रा जी के फादर जो कि प्रोड्यूसर हैं। तो उनको एक ऐसा वो चाहिए था जो कि अ, थोड़ी आंचलिकता लिए हुए जी उस फिल्म को लिख सके। जी तो वो उन्होंने मेरे कुछ किताबों के बारे में उन्होंने क्या कहते हैं पढ़ रखा था, और पिस्तौल उनके पास थी, सुशांत मिश्र जी के पास। तो उन्होंने मुझे उनका फोन आया कि मैं चाहता हूं कि आप इस फिल्म को लिखें। जी तो तो कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है मैं लिखता हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं, आप जो है कल आ सकते हैं क्या उड़ीसा भुवनेश्वर। जी तो तो मैंने फिर पूछा कि मतलब कि पैसे से भी मिलेंगे ना। कभी कभी संकट संकट यह होता है कि अगर जी कोई क्षेत्रीय भाषा में कोई बना रहा है तो होता है कि ठीक है अवार्ड के लिए है तो बड़ा संकट है, कहे हाँ हाँ मिलेंगे, उतना नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। तो ठीक है, जी मैं दूसरे दिन वहां पे निकल गया और मैं वहां पहुंचा, वो और पूरा कॉन्सेप्ट उनका सुना मैंने, और वहीं पे मैं 10 दिन रह करके भुवनेश्वर में ही जी तो ये मैंने लिखा। और मुझे पता नहीं था कि बाद में इसकी एंट्री जो है क्या कहते हैं ऑफिशियल एंट्री वहां पे होगी, तो क्या कहते हैं एकेडमी अवार्ड के लिए। तो जी जी वो कंटेंट भी कुछ ऐसा था, और आ, मेरी भाषा जो होती है थोड़ी सी गड़बड़ इस मामले में है, थोड़ी विशुद्ध हिंदी का मामला होता है, और कोशिश करता हूँ थोड़ा सा ग्रामीण चीजों का उसमें हो जाए।
जी तो उसका कुछ मामला ठीक था कि जो चीजें उन लोगों को पसंद आई वहां पे भेजी गई, और उसकी एंट्री मतलब कि ऑस्कर में नॉमिनी हुई। ऑस्कर तो मिला जी नहीं, मुझे पता था नहीं मिलना है, क्योंकि वो अलग एक कॉकस, एक लॉबी काम करती है वहां के लिए। लेकिन इतनी जी खुशी की बात है कि अचानक और तात्कालिक रूप से एक मैंने काम किया और उसको एक ढंग से रिकॉग्नाइज किया गया। तो मैं जी उनको सबको धन्यवाद देता हूँ जिन लोगों ने मेरे पर विश्वास करके मुझसे लिखवाया। और बिल्कुल। एक प्रश्न है अजय मुखर्जी का। हालांकि चलिए, टाइम के हम अंतिम पड़ाव में ही चल रहे हैं, कि नौटंकी के बिगड़ते स्वरूप को कैसे संभालना चाहिए सर? अजय मुखर्जी जी पूछ रहे हैं। आवाज थोड़ा सा तेज, थोड़ा पूरी आवाज आ नहीं रही है, क्या चीज? अच्छा, नौटंकी के बिगड़ते स्वरूप को आपकी कैसे आवाज बहुत धीमी संभालना आ रही है, चाहिए? बहुत धीमी आ रही नौटंकी के स्वरूप को नौटंकी के बिगड़ते स्वरूप को कैसे संभालना चाहिए सर? है। अच्छा, नौटंकी की बिगड़ी। देखिए जी क्या है कि इस, मुझे लगता है, एक तो यह है कि लोक नाटकों की ओर से लोगों की चिंता बढ़ी है। जी बढ़ी है, ये एक शुभ लक्षण है। जी लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने केवल बायोडाटा के लिए चिंता न हो। ये चिंता एक गंभीर, और दूसरी चीज है कि किसी भी चीज को संभालने के लिए, जैसे कि आजादी के लिए भी लड़ाई, आप सोचिए कि कब से जो है लड़ी गई थी, कब से 1857 की क्रांति से मानिए 1947 में जाकर की चीजें जो है हमको आजादी जी मिली थी। तो एक प्रक्रिया, एक बड़ी प्रक्रिया होती है बदलने की। और जहां पे आप समझ सकते हैं कि सम्मान तो वैसे भी नहीं मिलता, नाटक को सम्मान नहीं मिलता, नौटंकी तो और भी लोग सोचते हैं भाई गया गुजरा है, आप लेबल भी नहीं लगा सकते, कह भी नहीं सकते। जी किसी भी लड़के की शादी केवल नौटंकी करने पे नहीं हो सकती, बिगड़ ही जाएगी। हो सकता है 2-4 साल, बिल्कुल 5 साल, 10 साल कुंवारा ही रह जाए, उसकी शादी ही ना हो कि नौटंकी करता है, अगर कुछ और न करे। तो एक ढंग से जी सामाजिक जो है, जी सामाजिक उसको एक उसको जब तक सामाजिक उसको वो नहीं मिलेगी, सम्मान नहीं मिलेगा, उसको मान्यता नहीं मिलेगी, तब तक चीजें नहीं होगी। और कला जी को देखिए राजस्वयी होना ही पड़ेगा उसके बिल्कुल लिए। क्योंकि जो लोग भी कहते हैं कि हम ग्रांट नहीं लेंगे या ऐसा नहीं करेंगे, हम सरकार के आश्रय नहीं होंगे, देखिए क्या है, वो ग्रांट कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार अपने अपने पॉकेट से ग्रांट नहीं देता, कोई व्यक्तिगत हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करता। ये हमारे ही बिल्कुल टैक्स के पैसे हैं, ये बिल्कुल हमारा अधिकार होता है। विश्वविद्यालय में बिल्कुल पढ़ाई के लिए वहां से पैसे रिलीज होते हैं, ये हम उसको तो करते हैं ना, हम उसको मना नहीं करते ना कि विश्वविद्यालय सरकार के, हम उसको क्या करते हैं, हम उसमें नहीं पढ़ने के लिए जाएंगे। तो इस पे मेरा बिल्कुल वो है कि ये जी हमारे टैक्स के पैसे हैं। सरकार उस कला के उस स्थान के लिए एक पूरे अकेडमी बनाए ना, एक नौटंकी अकादमी बनाए ना भाई। ललित कला अकेडमी बिल्कुल है, क्या कहते हैं भारतीय नाट्य अकेडमी है, और उधर क्या कहते हैं कथक अकादमी है। तो एक नौटंकी अकादमी नहीं बन सकती क्या? एक नहीं, बिल्कुल दो बनाए, जिसमें कि क्या कहते हैं रिपेटरी कंपनी हो नौटंकी की, उस लोगों की जो गांव देहात की प्रतिभाएं हैं उनको लेकर के आए। एक पूरी एक लड़ाई है इसको माने कि करने के लिए, लड़ने के लिए और जी आगे ले जाने के लिए, और सरकार को इसको विवश करने के लिए। भाई जी सरकारें अधिकांशतः सोती रहती है, उनको इनको जो है संस्कृति से कोई चिंता नहीं रहती। उनके लिए जी संस्कृति वही होता है, सांस्कृतिक कार्य वही होता है कि उनके आयोजनों में उस ढंग से चीजें हो जाएं। उनके स्वागत में जैसे कोई आ रहा है, ठीक है, माने कि कोई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके स्वागत में क्या कहते हैं कि जितने भी लोग नर्तक हैं वो एयरपोर्ट पे नाच रहे हैं, तो बिल्कुल उनका उपयोग तो उस ढंग से वो करते हैं। लेकिन क्या जी है कि उसके लिए वो कर क्या रहे हैं, तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम सब की बनती है। हालांकि हम नहीं कर पा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं कर बिल्कुल पा रहा हूँ, लेकिन जो लोग चिंता कर रहे हैं, अजय जी जिस चिंता कर रहे हैं, तो एक पूरा एक प्रस्ताव जाना चाहिए, एक मीटिंग करना चाहिए कि एक नौटंकी अकादमी न बने तो लोकनाट्य अकादमी बना दिया, और भी उसमें जो है बिल्कुल लोकनाट्य होती आ जाए। बिल्कुल जैसे कि धोबिया नाच होता है, बसिया नाच होता है, तमाम चीजें। मैं धोबिया नाच पे भी मैंने काम किया है लखनऊ के पास के गाँव में। जी तो इस ढंग से जी लोकनाट्य अकादमी बना दिया जाए, तो एक ऐसा बिल्कुल प्रस्ताव होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि एक पहल अगर इलाहाबाद से ही हो, इलाहाबाद तो क्रांतिकारियों का शहर रहा है, अगर वहीं बिल्कुल से सर पहल होती है तो मेरे लायक जो होगा, जो कुछ कर पाऊंगा मैं बिल्कुल। करूंगा जरूर।
जी, एन.के. पंत जी ने इस विषय पे बोला है कि जोगिया राग आपकी लिखी कहानी का जो है क्या है, विराग की एक अद्भुत कहानी है। क्या है? जोगिया राग का उन्होंने लिखा है आपकी लिखी कहानी की विराग की एक अद्भुत कहानी है। आवाज नहीं आ रही यार। पंत पंत साहब जी की अच्छा, सवाल है क्या कुछ? जी जी, पंत जी का उस पे स्क्रीन पे होगा, कि स्क्रीन पे मैं डालती हूँ, देखिए ये स्क्रीन पे मैंने डाल दिया है। ओके, एक मिनट। जी वो जोगिया राग, जी पंत जी बहुत ही, मैं सम्मान करता हूँ पंत जी का। बहुत ही जी अद्भुत व्यक्ति हैं और ये बहुत विलक्षण जी निर्देशक हैं और बहुत ही बड़े कलाकार हैं, वो आर्टिस्ट हैं। और उनकी जी चर्चा मैं पुष्कल जी से सुना करता था जब हम लोग जो है जी वो नाटक कर रहे थे, राजा की मोहर। जी पुष्कल जी जो है पंत जी की एक बार मेरी मुलाकात भी है मुंबई में यहाँ पे। जी मूलतः जो है हमारी 4-5 कहानियां हैं। एक जी हेलीकॉप्टर है, जोगिया राग है। और जोगिया राग तो एक सच्ची घटना है हमारे गांव की। और जी मुझे बहुत प्रिय है वो। और पंत जी ने तो वादा भी किया है कि उसका वो मंचन करेंगे। और अच्छा इसीलिए ये अच्छा मंच है कि उनको याद दिलाने के लिए। क्योंकि जी जी पिछली बार जो है संजय शुभंकर जी मेरे मित्र हैं, उन्होंने उसका रेडियो पे उसको किया था, उन्होंने ऑडियो उसका जी क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट किया था पढ़ करके। तो उनको पंत जी को अच्छी लगी थी कहानी, तो उन्होंने उसी समय कहा था कि मैंने कहा कि ये मैं आपको जोगिया राग देता हूँ, तो भविष्य में मैं आशा करता हूँ कि अवश्य मंचन करेंगे वो, और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सर आज बड़ी सार्थक चर्चा रही आपके साथ, और ललित सिंह पोखरिया जी सर जुड़े हैं हमसे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे भी। 2 दिन पहले सर का भी मैंने साक्षात्कार किया था, बहुत अच्छी चीजें बताई थी। तो आपसे मैं आज सबको मिल के प्रणाम बहुत करता हूँ, अच्छी। जो भी लोग जुड़े हुए हैं जी सबको प्रणाम करता हूँ, आभारी हूँ। बिल्कुल। और जो भी मेरे और सीनियर्स रहे हैं उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है। जी और बाकी बाकी जो जूनियर्स हैं, जो जिनके साथ मैंने काम किया है, उनसे भी सीखने का मौका मिला है। और ये यात्रा है, मैं सीख ही रहा हूँ। इधर जी रंगमंच कुछ कम हुआ है, इसका मुझे थोड़ा जी दुख भी होता है। लेकिन ये पीड़ा जल्दी ही दूर होगी। और जी जो है फिर से बिल्कुल सक्रियता की होगी। और बिल्कुल मैं आशा करता हूँ मैं कि आप लोगों के बीच में बिल्कुल क्या कहते हैं नाटकों के साथ और बतौर लेखक और बतौर निर्देशक दोनों के रूप में शीघ्र ही बिल्कुल उपस्थित होऊंगा। उस दिन की प्रतीक्षा मैं भी कर रहा बिल्कुल। और विजय जी आप मेरे मंच पे आए इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और हमारे दर्शक जो हमसे जुड़े, जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो आके मेरे मनोबल को और भी बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए धन्यवाद, और आप आए इसके चलिए, लिए बहुत 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 आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी आपको धन्यवाद इसलिए कि आपने मुझे अवसर दिया और इस मंच पे लाने के लिए। और मैं आभारी हूँ। जी